स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में यूनिट 3 स्टार्ट की थी जिसका चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 8 में हमने सेल पढ़ा था। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने बताया था कि चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, वो बनने स्टार्ट एक सिंगल सेल से बनने स्टार्ट होते हैं और अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, एक होल बॉडी को फॉर्म कर लेते हैं। तो सेल को हम क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। इसलिए मैंने एक टर्म और काम ली थी, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। क्यों बोला था सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ? बिकॉज स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि होल बॉडी एक सिंगल सेल से बन रही है और जो एक सिंगल सेल सारे फंक्शन करती है वो एक होल बॉडी करती है। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। फिर साइंटिस्ट आए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल पे वर्क किया था। कॉर्क थी जो इसे बार्क ऑफ ट्री बोलते हैं, उन्होंने उसकी थिन स्लाइस को कट करके हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखी और उसके उन्होंने छोटे छोटे से स्मॉल कंपार्टमेंट या स्मॉल रूम दिखे। लैटिन वर्ड में इन स्मॉल कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? हम सेल बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को हमने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आए एंटन वॉन लुहेनॉक। एंटन वॉन लुहेनॉक ने स्टूडेंट्स लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। मैंने कहा था पॉन्ड के वाटर को उन्होंने लिया और पॉन्ड के वाटर से उन्होंने जो सेल को देखा वो कौन सी सेल थी? बैक्टीरियल सेल, और उन्होंने उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम दिया। फिर आते हैं अपन सेल थ्योरी पे। स्लाइडन एंड स्वान दो साइंटिस्ट थे। स्लाइडन ने 1838 और स्वान ने 1839। मैंने बताया था स्लाइडन जो थे वो कौन थे? स्लाइडन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने ये बताया था, उन्होंने प्लांट सेल की स्टडी की और बताया कि आउटर मेम्ब्रेन जो होती है सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस का उन्हें कोई आइडिया नहीं था, बट उन्होंने ये बात बताई कि आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल है, उसके अंदर लिक्विड फिल है और एक डॉटेड स्ट्रक्चर है। देयर आफ्टर स्वान ने एनिमल सेल की स्टडी करी। उन्होंने ये बताया कि आउटर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होती है, सेम हियर, यहाँ पे भी लिक्विड फिल रहता है और उसके साथ साथ न्यूक्लियस होता है। उसके बाद उन्होंने इन सब कंडीशन के बाद दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी। क्या सेल थ्योरी दी? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही बने हैं और उन्हीं के प्रोडक्ट हैं, और सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। फिर एक साइंटिस्ट और आए, रुडोल्फ विर्चॉफ। रुडोल्फ विर्चॉफ ने 1858 में क्या बताया? सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल जो होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म होती है। ठीक है, तो सेल थ्योरी में एक लाइन और ऐड करी हमने यहाँ पे, सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओमिस सेलुला ई सेलुला, इसको हम ये बोल रहे हैं। देन साइज एंड शेप ऑफ द सेल पे आते हैं। तो साइज मैंने नॉर्मली आपको बताया था 0.1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक सेल का देखे तो 0.1 टू 10 माइक्रोमीटर और यूकैरियोटिक सेल का देखे तो 10 टू 100 माइक्रोमीटर। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा, 0.1 टू 0.3 माइक्रोमीटर, 0.1 टू 0.3 माइक्रोमीटर के आसपास रहती है। उसके बाद लार्जेस्ट सेल की बात करें तो ऑस्ट्रिचैक होता है। लॉन्गेस्ट सेल की बात करते हैं तो नर्व सेल 90 सेंटीमीटर और मसल सेल 30 सेंटीमीटर होती है। शेप की बात करते हैं तो जैसे शेप जो होता है मैंने बताया था ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है, टिश्यू टू टिश्यू वेरी करता है, सेल टू सेल वेरी करता है। तो नर्व सेल की स्ट्रक्चर हमारी ये हो गई है, एमीबा की स्ट्रक्चर ये हो गई है, ये पैरेन्काइमेटस सेल हो गई, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल हो गई। डिपेंड करता है कि वो किसमें प्रेजेंट है सेल। देन स्टूडेंट्स, शेप के अकॉर्डिंग मैंने बैक्टीरियल सेल को 4 ग्रुप में बांटा था। मैंने बताया था जिनकी राउंड शेप होती हैं जो बैक्टीरियल सेल, उनको हम क्या बोलते हैं? कोकस। जो रोड शेप्ड होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? बेसिलस। जो स्पाइरल शेप होती है उन्हें स्पाइरिलम नाम दिया था और जो कॉमा शेप होती हैं उनको विब्रियो नाम दिया। फिर आते हैं अपन टाइप ऑफ सेल पे। 2 टाइप ऑफ सेल यहाँ पे हमने पढ़ी है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो मीन्स मैंने बताया प्रिमिटिव, दैट मीन्स ओल्ड। यू मीन्स बताया मैंने एडवांस, और न्यू। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यानी जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है वो तो प्रोकैरियोटिक और जिसके पास एडवांस न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक। अब हम लोग आगे देखें तो मैंने बताया था कि प्रिमिटिव का मतलब इसके पास ओनली क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और वो क्या होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे कंप्लीट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्मा और जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो ये एडवांस न्यूक्लियस हो गया और ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो गया। उसके अलावा इसके पास सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं, यहाँ पे सेल ऑर्गेनल पाए जा रहे हैं। ठीक है, राइबोसोम मैंने बताया तुम्हें कि यहाँ पे 70S होते हैं और यहाँ पे 80S राइबोसोम होते हैं। एग्जाम्पल से यदि देखें तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी को ही अपन क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। इसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल। फिर मैंने स्टूडेंट्स आपको एक प्रोकैरियोटिक सेल का पूरा डिस्क्रिप्शन समझाया था। मैंने बताया था कि सबसे आउटर लेयर को अपन क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स नाम देते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स किससे फॉर्म हो रही है? पॉलीसैकेराइड से। इन सम बैक्टीरिया ये पॉलीपेप्टाइड से फॉर्म होती है। ठीक है, इस ग्लाइकोकैलिक्स के अकॉर्डिंग 2 टाइप ऑफ बैक्टीरिया मैंने बताए थे आपको।
कैप्सुलेटेड और नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, यानी जिसमें ये स्लाइम ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो थिन और स्मूथ होती है, तो वो तो क्या कहला रही है, स्लाइम लेयर कहला रही है। और इस तरह के बैक्टीरिया क्या कहला रहे हैं, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। और जिसमें थिक और हार्ड होती है वो बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहला रहे हैं। ये मैंने लास्ट टर्न पे तुम्हें समझाया था। उसके बाद मैंने सेकंड लेयर आपको बताई थी। सेकंड लेयर कौन सी बताई थी मैंने, सेल वॉल। सेल वॉल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि 2 टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। स्टूडेंट्स, मैंने बताया था ये जो सेल वॉल होती है ये किससे बनी हुई है, एक पॉलीसेकेराइड जो कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है और उसका नाम क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन बोलते हैं। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन के कारण ही हार्ड होती है। अब मैंने बोला अकॉर्डिंग टू सेल वॉल ये 2 टाइप की होती है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये डबल लेयर होती है, सॉरी पॉजिटिव सिंगल लेयर होती है और नेगेटिव डबल लेयर होती है। डबल लेयर होने के कारण ग्राम ने एक स्टेन बनाया था, उस स्टेन से ये स्टेन नहीं होती है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, ग्राम नेगेटिव। और ये स्टेन हो जाती है इसलिए इसको ग्राम पॉजिटिव। और ये चीज और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये केवल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है, जबकि ये पेप्टाइडोग्लाइकन फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन की भी बनी हुई होती है, ग्राम नेगेटिव। फिर आते हैं स्टूडेंट्स एक और स्ट्रक्चर, सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, उसे हम सेल मेम्ब्रेन नाम दे रहे हैं। लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है, इसका काम भी प्रोटेक्शन और सेल को शेप देना होता है। तो इस तरह प्लांट सेल या एनिमल सेल की बात करें तो प्लांट सेल में 2 लेयर होती हैं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। बट बैक्टीरियल सेल में 3 लेयर होती हैं जो मेनली प्रोटेक्शन कर रही हैं, स्लाइम लेयर या ग्लाइकोकैलिक्स इसको नाम दिया, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। देर आफ्टर सेल मेम्ब्रेन कई कुछ जगह पे ये इनफोल्डेड हो जाती है, जिसे हमने मीजोसोम नाम दिया था। इसका बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ये क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है कि, और वन सेल टू अनदर सेल रिप्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है। फिर आते हैं अपन, इसके पास सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। सर्कुलर डीएनए प्लस प्रोटीन को मिलके हम क्या नाम दे रहे हैं, न्यूक्लियोइड नाम दे रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ स्ट्रक्चर्स और हमारी बच गई थी और इनके थोड़े बहुत फंक्शन, जैसे मीजोसोम के फंक्शन मैंने वहां पे तुम्हें अभी बताया, रेस्पिरेशन, रेप्लिकेशन करने में हेल्प करना, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में आपकी क्या होती है, साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडीज होती हैं। ये जो इंक्लूजन बॉडी होती हैं ये फॉस्फेट सल्फेट्स के मॉलिक्यूल होते हैं इसके अंदर। उसके अलावा इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम कौन से होते हैं, 70S स्वेटबर्ग थे तो स्वेटबर्ग यूनिट बोलते हैं इसको, या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। ये थोड़ा सा तुम्हें समझना है, ये नया है। इसकी जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो 30S होती है और लार्ज सब यूनिट 50S होती है। लार्ज सब यूनिट में 23S और 5S rRNA, यानी ये राइबोसोमल आरएनए से बने हुए होते हैं, प्लस इसमें 34 प्रोटीन, यानी प्रोटीन और rRNA से मिलकर अल्टीमेटली 50S rRNA बनता है, ठीक है, 50S rRNA। ऐसे ही यहाँ पे 16S rRNA और 21 प्रोटीन से 30S सब यूनिट बन रही है और ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, 70S सब यूनिट को बना रही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, मैंने मूवमेंट के लिए बताया था कि स्टूडेंट्स इनके पास क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं। फ्लैजिला में बेजल बॉडी होती है, हुक होते हैं, फ्लैजिलम। और उसके अलावा इन सम बैक्टीरिया क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया, जो कि पूरी बॉडी पे होते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना, नहीं कुछ में तो सीलिया होते हैं और कुछ में क्या होते हैं, मूवमेंट के लिए फ्लैजिला होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स मैंने 2 स्ट्रक्चर बताई थी जो पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होती हैं, जो पूरी बॉडी पे हैं, तो वो कौन सी हैं, फिम्ब्री और पिलाई। फिम्ब्री जो होती है वो हार्ड सरफेस होती है, ठीक है, सॉरी, फिम्ब्री से हार्ड सरफेस पे अटैचमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। मेन फिम्ब्री पिलाई का क्या फॉर्म होता है, अटैचमेंट, हार्ड सरफेस पर अटैचमेंट में हेल्प करना। और पिलाई जो होती है इसको सेक्स पिलाई भी बोलते हैं, मेल बैक्टीरिया को फीमेल बैक्टीरिया से ज्वाइन करने में हेल्प करती है, ओके। तो ये हमने लास्ट में स्टडी किया था। हाँ, तो प्रोकैरियोटिक सेल एक बार और मैंने समझाई, वो समझ आई होगी अच्छे से। लास्ट टाइम जो छूट गया था वो तुम्हारा थोड़ा रिपीट हो गया, एक क्विक रिवीजन मैंने लिया आपका, ठीक है। तो अब मैं लेती हूँ यूकैरियोटिक सेल। हम जब यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यूकैरियोटिक सेल में अपने 2 टाइप ऑफ सेल यहाँ पे हम लोग देखेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल देख रहे हैं तो प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उस आउटर कवरिंग को अपन क्या नाम दे रहे हैं, सेल वॉल दे रहे हैं। एनिमल सेल की आउटर कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो बट ये नहीं कह सकते कि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन, सॉरी, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। प्लांट सेल में 2 वॉल होती है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, जबकि प्लांट सेल में ओनली एनिमल सेल में थोड़ी सेल मेम्ब्रेन ही होती है, ठीक है। पहली चीज ये चीज ध्यान रखनी है। उसके अलावा कुछ सेल ऑर्गेनल जो होते हैं जो कि केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे कि प्लास्टिड,
मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। ऐसे एक नया मैं तुम्हें सेल ऑर्गेनल पढ़ाऊंगी, सेंट्रोसोम, जो कि एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। तो मैं अब तुम्हारा सेल यूकैरियोटिक सेल का सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो कि प्लांट सेल की है वहां से स्टार्ट करती हूँ, और फिर धीरे धीरे मैं तो पूरे सेल ऑर्गेनल पढ़ाऊंगी, और लास्ट में मैं प्लांट सेल और एनिमल सेल का एक बार कंप्लीट तुम्हें डिफरेंस समझा दूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है, उस आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या नाम दे रहे हैं? सेल वॉल नाम दे रहे हैं। सबसे आउटर मेम्ब्रेन को अपन क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। बिकॉज स्टूडेंट्स सेल डिवीजन मुझे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाना है, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगी कि सेल डिवीजन जब हो रहा है तो क्या होता है उसमें कि सबसे पहले न्यूक्लियस जो होते हैं वो दो में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद, मैं प्लांट सेल की बात कर रही हूँ, एनिमल सेल की बात नहीं कर रही। प्लांट सेल में क्या होता है कि बीच में छोटी छोटी सी वेसिकल्स आके लग जाती हैं। ठीक है, इन वेसिकल्स, ये वेसिकल्स जो होती हैं वो किसकी होती हैं? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की। किसकी होती हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की वेसिकल आके लग जाती हैं, और धीरे धीरे ये वेसिकल्स जो होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं और एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हैं। यानी ये जब तक अलग अलग हैं तब तक तो अपन इसको क्या नाम दे रहे हैं? सेल प्लेट। जब तक ये अलग अलग है, ऐसे जब तक ये अलग अलग हैं तो अपन सेल प्लेट नाम दे रहे हैं, और जब ये आपस में पूरी जुड़ जाती है तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसे अपन कहते हैं मिडिल लैमेला। ठीक है, मिडिल लैमेला नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे बता रही हूं तुम्हें कि सेल वॉल का एग्जैक्टली फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सेल वॉल जो होती है वो एक सिंगल लेयर से फॉर्म नहीं हो रही, इसमें 2 to 3 लेयर आपस में 2 to 3 लेयर्स आपस में मिल रही हैं और फिर फॉर्म कर रही है। तो फर्स्ट लेयर जो हमने बनाई सबसे पहले, उसको मैंने क्या नाम दिया? मिडिल लैमेला नाम दिया। ठीक है, ये मैंने अभी बताया किससे बन रही है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से। ठीक है, अब क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं बताती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक लेयर तुम्हें बता रही हूँ, ये लेयर मैंने तुम्हें क्या बताई? ये लेयर मैंने बताई है मिडिल लैमेला। ठीक है, अब क्या होता है इसके दोनों साइड पे, अंदर और बाहर की साइड, दोनों साइड पे क्या होती है? सेलुलोज की फाइबर्स आके लगते चले जाते हैं। ऐसे सेलुलोज के और हेमी सेलुलोज के फाइबर ऐसे लग जाते हैं और लग के एक पूरी लेयर को फॉर्म करते हैं। दिस लेयर इज नॉन एज प्राइमरी सेल वॉल। इस लेयर को मैं क्या नाम दे रही हूँ स्टूडेंट्स? प्राइमरी सेल वॉल नाम दे रही हूँ। देयर आफ्टर अगेन क्या होता है? फिर से वही सेलुलोज, हेमी सेलुलोज की फाइबर्स आके लग रहे हैं और ये पूरे के पूरे यहाँ पे बन रहे हैं। बट इसमें और प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल में क्या डिफरेंस रहता है? ये डिफरेंस रहता है कि ये जो लग रहे हैं इसमें धीरे धीरे डिपोजिशन हो जाता है और ये थिक हो जाती है और डेड सेल बना देती है। तो ये जो डिपोजिशन होते हैं ये किस में होते हैं? ओनली सेकेंडरी वॉल में। किस में हो रहे हैं? सेकेंडरी सेल वॉल में। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल में नहीं होते। सेकेंडरी सेल वॉल में क्यूटीन, सुबेरिन और लिग्निन के डिपोजिशन होते हैं जो कि क्या कर रहे हैं? इस पूरी की पूरी वॉल को क्या बना देते हैं? डेड बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यदि अपन सेल वॉल देखिए कैसे फॉर्म हो रही है, तो सेल वॉल में मैंने बताया तुम्हें कि जैसे ही न्यूक्लियस डिवीजन हो गया तो साइटोप्लाज्म से बीच में कैल्शियम मैग्नीशियम की पैक्टेट आके लग जाती हैं, तब इसे सेल प्लेट बोलते हैं। देयर आफ्टर ये आपस में मिल जाती हैं, मिलने से एक लेयर बनाती हैं। दिस लेयर इज नॉन एज मिडिल लैमेला। फिर इनके दोनों तरफ पहले प्राइमरी सेल वॉल बनेगी और फिर सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म होती है और अल्टीमेटली ये बिल्कुल अलग हो जाते हैं अपने एक सेल दूसरी सेल से। बात समझ में आई? तो यहाँ पे मैंने बताया सेल वॉल कैसे बन रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने मिडिल लैमेला बताया। सेकंड जो होगी इसको अपन क्या नाम दे रहे हैं? सेल वॉल नाम दे रहे हैं। सेल वॉल किस मैंने अभी बताया किससे बन रहा है? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पैक्टेट से। हम यहाँ पैक्टेट नहीं बोल के स्टूडेंट सॉरी पैक्टीन बोलते हैं। ठीक है, इससे फॉर्म होता है। उसके बाद आते हैं अपन थर्ड, ये तो थी आपकी प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, अब आ रहे हैं अपन सेकेंडरी सेल वॉल पे। सेकेंडरी सेल वॉल में ये किससे बन रहा है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और फिर इसमें मैंने आपको क्या बताया कि पैक्टीन तो रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा डिपोजिशन बोले, डिपोजिशन मैंने किसके बोले? डिपोजिशन ऑफ लिग्निन
क्यूटीन एंड सुबेरिन। लिग्निन, क्यूटीन और सुबेरिन, ये तीन के इसमें डिपोजिशन होते हैं जो इस वॉल को क्या कर देते हैं, डेड कर देते हैं। तो तुमसे पूछा जाए कि प्लांट की वो लेयर का, उस लेयर का नाम बताओ जो कि डेड होती है, तो वो कौन सी होती है, सेल वॉल होती है वो। ठीक है, इसमें मैंने अभी समझा दिया तुम्हें कि पहले आपकी मिडिल लेयर, दोनों तरफ सेलुलोज हेमिसेलुलोज के फाइबर्स आके लगे तो उन्होंने सेकेंड प्राइमरी सेल वॉल बनाई। उसके बाद दोबारा सेलुलोज हेमिसेलुलोज के फाइबर्स आके लगे और उसके बीच में डिपोजिशन हो गया किसका, लिग्निन, क्यूटीन और सुबेरिन का, तो ये सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें अगेन आगे भी ये वॉल बनती है जिसे अपन टर्सरी सेल वॉल बोलते हैं, और अगेन ये किससे बनेगी, वही सेल्यूलोज हेमिसेल्यूलोज पैक्टीन, और इसमें भी वही डिपोजिशन रहेंगे जो अभी हमने पढ़े हैं, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, क्यूटीन एंड सुबेरिन। ठीक है, क्लियर हो गई सेल वॉल। अब मैं बताऊंगी स्टूडेंट्स की, मैंने अभी बताया आपको कि ये वॉल फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो वॉल होती है इसमें कई बार क्या होता है, जब ये फॉर्मेशन, जैसे ये सिंगल मैंने मिडिल वॉल बताई थी, मिडिल मेम्ब्रेन, ये होगी मैं अपनी प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, ये मिडिल लैमेला प्राइमरी सेल वॉल। जब सेकेंडरी सेल वॉल बनती है तो कुछ जगह पे क्या होता है, ये खाली रह जाती है जगह। तो जो ये पोर फॉर्मेशन हो रहा है, इस पोर को अपन यहाँ पे क्या नाम देते हैं, PIT पिट। क्योंकि कुछ जगह ये खाली रहने के कारण होती है तो इसको बोलते हैं अपन सिंपल पिट। क्या नाम दिया इसे अपन ने, सिंपल पिट। ये स्टूडेंट्स काफी चीजें तुम्हारी बुक में नहीं है पर मैं तुम्हें समझा रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि ये वापस वही मिडिल लैमेला, पर मिडिल लैमेला क्या होती है, बीच में से फूल जाती है कई बार। ठीक है, फूलने से आपकी क्या होगी, प्राइमरी सेल वॉल भी ऐसे फूल रही है आपकी, और उसके बाद जब सेकेंडरी सेल वॉल आती है तो वो यहां से मुड़ जाती है। तो क्या होता है, ये वाला जो पोर होता है ये बढ़ जाता है। मैंने अभी इसको नाम, पोर को तो पिट नाम दिया था, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, ब्रॉडेड। ब्रॉड हो गया इसलिए इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, ब्रॉडेड पिट नाम दे दिया। ठीक है, यही जो पिट होती है यही ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं वन सेल टू अनदर सेल। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और है स्टूडेंट्स जो कि अपने सेल वॉल में पढ़नी है, अपने पढ़ लिया कि किस किस से बनी हुई होती है, सिंपल पिट हो गई, ब्रॉडेड पिट हो गई। ठीक है, कि जो इसे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही है। तो यदि हम अब फंक्शन की बात करें, नहीं एक चीज और, ये तो मैंने स्टूडेंट्स जो आपको पूरा बताया है, ये किसका बताया है, मेनली प्लांट सेल का। किसका पढ़ा अपन ने, प्लांट सेल की सेल वॉल किससे फॉर्म हो रही है। अब अपन यदि आते हैं तो अपन लेते हैं एल्गी। एल्गी की सेल वॉल किससे फॉर्म हो रही है, एल्गी की सेल वॉल बनती है आपकी सेल्यूलोज, ग्लैक्टेन्स, मैनेन्स, ये सारे कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ग्लैक्टेन्स, मैनेन्स और पैक्टिन से। ओके, यदि एल्गी की आपकी पूछते हैं तो एल्गी किससे बन रही है आपकी, सेलुलोज से, ग्लैक्टिन से, मैनिन से और पैक्टिन से फॉर्म होती है। ठीक है, देर आफ्टर अपन आते हैं फंगाई पे। तो फंगाई की सेल वॉल हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वो किससे बन रही है फंगाई की, काइटिन से। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आते हैं अपन फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। देखो स्टूडेंट्स, ये डेड सेल होती है, डेड मेम्ब्रेन होती है। तो पहला फंक्शन तो इसका क्या हो गया, प्रोटेक्शन हो गया। ठीक है, सेकंड फंक्शन पे अपन यदि आते हैं तो गिव बोलो या प्रोवाइड शेप ऑफ द सेल, शेप प्रोवाइड कराती है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट देती है। मैकेनिकल सपोर्ट दे रही है। ठीक है, तो ये तीन इसके फंक्शन हो जाएंगे।
ओके फिर अपन आते हैं, ये तो हो गया फंक्शन ऑफ द सेल वॉल, जो कि प्रोटेक्शन हो गया, प्रोवाइड शेप ऑफ द सेल, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और सम टाइम ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट मेम्ब्रेन मैंने आपको कौन सी बताई, सेल वॉल बताई। अब अपन सेकंड मेम्ब्रेन पे आते हैं। सेकंड मेम्ब्रेन मैंने आपको अभी बताई थी कि अंदर वाली मेम्ब्रेन कौन सी रहती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसको हम एक नाम और देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बोल दो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो, एक ही बात होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं अपन सेल मेम्ब्रेन पे। तो सेल मेम्ब्रेन जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि किससे फॉर्म होगी। जैसे वहां पे मैंने बताया था कि वो लगभग 4 लेयर होती है, उसमें मिडिल लैमेला मैंने बोला, प्राइमरी सेल वॉल बोला, सेकेंडरी सेल वॉल बोला, टर्सरी सेल वॉल बोला। प्राइमरी सेल वॉल मैंने बताया तुम्हें कि किससे बन रही है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट से। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो मिडिल लैमेला बताई कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से। प्राइमरी सेल वॉल मैंने बताई आप लोगों को सेलुलोज हेमी सेलुलोज। सेकेंडरी सेल वॉल बताइए सेलुलोज हेमी सेलुलोज पैक्टिन, और उसमें बताया था मैंने डिपोजिशन। ऐसे ही जब हम यहाँ बात करते हैं तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये मेनली किससे बन रही है, ये लिपिड और प्रोटीन से फॉर्म होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए भी बहुत सारी थ्योरीज आई हैं कि ये कैसे बनी। तो इसकी थ्योरी जो थी, थ्योरी में फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया केवल लिपिड से बनी हुई है। फिर साइंटिस्ट आए, उन्होंने सैंडविच मॉडल दिया, उन्होंने बताया बीच में लिपिड की लेयर है, उसके दोनों तरफ क्या है, प्रोटीन की लेयर है। आपकी जो बुक में है 2 थ्योरी हैं, अपन वो पढ़ेंगे। फर्स्ट थ्योरी जो है वो है यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी। यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी, इन यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी उन्होंने क्या बताया, कौन से साइंटिस्ट थे, रॉबर्टसन। यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी किसने दी थी, रॉबर्टसन ने दी थी। यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी रॉबर्टसन ने क्या बताया था, उन्होंने ये बताया स्टूडेंट्स, मैंने अभी ये लाइन तो आपके सामने बोली है कि किससे बन रहे हैं, लिपिड और प्रोटीन से बन रहे हैं। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि लिपिड की 2 लेयर होती हैं अंदर की तरफ। ठीक है, वही सैंडविच मॉडल की तरह ही अपन बात कर रहे हैं कि ये जो लिपिड की लेयर है, ठीक है, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई। इस लेयर के बाहर की तरफ क्या होते हैं, दोनों तरफ प्रोटीन की लेयर रहती है। ठीक है, ये लिपिड की अंदर की लिपिड की लेयर के दोनों तरफ क्या रहते हैं, प्रोटीन की लेयर रहती है। ये किसने बताया, इसे यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी कहते हैं। और कहा किसने था, रॉबर्टसन ने कहा था। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि इसमें जो ये लिपिड की लेयर है, इसका जो ये बीच वाला जो पार्ट होता है, इसको तो बोलते हैं अपन हाइड्रोफोबिक। ठीक है, बीच वाला रीजन जो होता है वो हाइड्रोफोबिक रीजन होता है, और बाहर वाला रीजन जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक रीजन होता है। अंदर वाला तो हाइड्रोफोबिक हो गया, बाहर वाला हाइड्रोफिलिक हो गया, और इसके बाहर की तरफ क्या रहते हैं, ये प्रोटीन बाई लेयर होती है। ठीक है, प्रोटीन की 2 लेयर होती हैं इसमें, ये चीज उन्होंने बताई। उसके अलावा उन्होंने बताया ये जो अंदर लिपिड की लेयर है, ये लिपिड की लेयर, ये जो लिपिड की लेयर होती है, इस लिपिड की लेयर का यदि अपन देखेंगे कितनी होती है इसकी लेंथ, तो लगभग 30 एंगस्ट्रॉम से 40 एंगस्ट्रॉम के आसपास रहती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और ये जो बाहर रहता है इसकी कितनी होती है, 20 to 25 एंगस्ट्रॉम रहती है। यहाँ भी सेम 20 to 25 एंगस्ट्रॉम रहती है। ठीक है, तो अंदर वाली तो 30 to 40 एंगस्ट्रॉम होगी, और ये वाली 20 to 25 एंगस्ट्रॉम होगी। तो इस अकॉर्डिंग ये पूरी की पूरी मेम्ब्रेन है। इस पूरी मेम्ब्रेन में उन्होंने जो बताई बात, वो बताई डबल मेम्ब्रेन लिपिड की बीच में रहती है, जिसमें अंदर वाला सिरा जो होता है वो हाइड्रोफोबिक रीजन, बाहर वाला हाइड्रोफिलिक रीजन, बाहर की तरफ प्रोटीन होते हैं दोनों तरफ, और ये दोनों ही प्रोटीन की मेम्ब्रेन जो होती है 20 to 25 एंगस्ट्रॉम की होती है, और जो बीच में लिपिड की लेयर होती है वो 30 to 40 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये थ्योरी किसने दी थी, ये रॉबर्टसन ने दी थी। बट ये थ्योरी सभी सेल मेम्ब्रेन या किसी भी केवल अपन सेल मेम्ब्रेन की भी बात न करें, सेल ऑर्गेनल्स की चारों तरफ भी जो मेम्ब्रेन होती है वो थ्योरी भी इसी पे डिपेंड रहती है कि इस अकॉर्डिंग वो मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी। फिर जो लास्ट आई वो वाली जो थ्योरी थी उसको बोलते हैं अपन फ्लूइड मॉजिक थ्योरी। क्या बोल रहे हैं उसे अपन, फ्लूइड मॉजिक थ्योरी।
लास्ट थ्योरी को अपन ने क्या नाम दिया? लास्ट थ्योरी को हमने कहा फ्लूइड मॉजिक थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने एक चीज बोली थी स्टूडेंट्स, क्या बोली उन्होंने ये कहा कि फ्लूइड क्या होता है? लिक्विड होता है। लिक्विड जो है वो पूरा का पूरा ऐसे तैरता रहता है और उसके बीच में, लिक्विड के बीच में प्रोटीन जो है वो या तो अंदर की तरफ यानी लिपिड के बीच में, या बाहर की तरफ यानी सरफेस पे या तो सरफेस पे तैरते रहते हैं या अंदर की तरफ होते हैं। उन्होंने किसने बताया? ये साइंटिस्ट बताऊंगी मैं, सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बात बताई थी कि फ्लूइड मॉजिक थ्योरी दी थी। इस फ्लूइड मॉजिक थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि फ्लूइड जो होता है यानी लिक्विड है वो पूरा तैरती हुई स्टेज में रहता है और उस तैरती हुई स्टेज के बीच में या बाहर की सरफेस पे क्या रहते हैं? प्रोटीन्स रहते हैं। ठीक है। तो अब यदि जैसे मैं बनाती हूँ यहाँ पे, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिपिड की लेयर बनाई थी स्टूडेंट, ऐसे बनाई थी। ठीक है, अभी मैंने जानबूझ के पहले तुम्हें पूरा क्लियरली समझाया। अब मैं तुम्हें डायग्राम से बता रही हूँ, तो डायग्राम में अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि जैसे ये फ्लूइड हो गया, ठीक है, ये क्या है? लिपिड बाई लेयर है। मैंने कहा था ये ऐसे है ना, लिपिड है जो कि मॉजिक यानी पूरा ऐसे तैर रहा है, और लिपिड की पूरी लेयर है। लिक्विड होता है तो वैसे ही रहता है, पूरा ऐसे फैल रहा है। और फिर कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके बीच में, जैसे कि ये तो हो गए इंट्रिंसिक प्रोटीन यानी अंदर की तरफ वाले प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन कौन से हो गए? इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गए। ठीक है, जो अंदर की तरफ रहते हैं उन प्रोटीन को अपन क्या नाम दे रहे हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन नाम देते हैं। ठीक है, तो ये तो अंदर वाले प्रोटीन हो गए। जैसे यहां भी बना देती हूं मैं कुछ, और कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो सरफेस पे होते हैं। ठीक है, ऐसे प्रोटीन के साथ साथ कुछ और मॉलिक्यूल्स भी सरफेस पे होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को अपन क्या नाम दे रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट नाम देते हैं और कोलेस्ट्रॉल नाम देते हैं। तो कुल मिला के फ्लूइड मॉजिक थ्योरी की बात करें तो ये किसने दी थी? सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये दी थी। इन्होंने क्या बताया कि फ्लूइड ऐसे फैली हुई स्टेज में रहता है, लिपिड ऐसी फैली हुई स्टेज में रहता है जिसमें अंदर की तरफ प्रोटीन और बाहर की तरफ प्रोटीन होते हैं। ये आपकी लिपिड बाय लेयर हो गई। लिपिड बाय लेयर में अगेन वही वाली बात आ गई कि अंदर वाला जो ये होता है इसको तो बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। ठीक है, और ये बाहर वाला जो होता है इसको मैंने क्या नाम दिया था? हाइड्रोफिलिक। इसको मैंने बोला था हाइड्रोफिलिक। उसके बाद मैंने बताया जो अंदर की तरफ प्रोटीन होते हैं इनको इंटरनल प्रोटीन भी कह रहे हैं, इंटरनल प्रोटीन। और ये जो बाहर सरफेस पे प्रोटीन अपने को दिख रहे हैं इन प्रोटीन को क्या नाम दे रहे हैं? एक्सटर्नल प्रोटीन। ठीक है, एक्सटर्नल प्रोटीन। ठीक है, एक्सटर्नल प्रोटीन कह रहे हैं। उसके अलावा इसके पास क्या है? कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं कुछ मॉलिक्यूल, कोलेस्ट्रॉल, और कुछ जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट। कुल मिला के पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन की किसी बात करें, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की बात करें तो वो ऐसे बनी भी रहती है। डबल मेम्ब्रेन लिपिड की है, बीच वाला सिरा हाइड्रोफोबिक, बाहर वाला हाइड्रोफिलिक। अंदर की तरफ जो प्रोटीन होते हैं वो इंटरनल प्रोटीन, बाहर की तरफ जो प्रोटीन होते हैं एक्सटर्नल प्रोटीन। कुछ क्वांटिटी कोलेस्ट्रॉल की होती है, कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। दिए किसने थी? सिंगर एंड निकोलसन ने ये थ्योरी दी थी। और ये सभी मेम्ब्रेन के लिए रहती है, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो, चाहे वो किसी भी डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल हो, वो सारे के सारे किस थ्योरी के अकॉर्डिंग रहते हैं? फ्लूइड मॉजिक थ्योरी के अकॉर्डिंग रहते हैं। अब अपन यदि सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन की कुछ प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे बताऊंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या रहती है कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। क्या मतलब होता है सेलेक्टिवली परमिएबल? ये कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस को अपने मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर आने, कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस को ही मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर आने देती है, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं अपन? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद इनका जो अपन यहाँ ना क्या बोल रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी मैंने बताई कि इसकी सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, तो ये कर रही है। उसके बाद इसका यदि अपन मेनली फंक्शन की बात करें, एक और प्रॉपर्टी है एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का बाहर से
सेल के अंदर एंटर करना क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस यहां मैं 3 तरह का पढ़ाती हूं, फैगोसाइटोसिस, पिन्नोसाइटोसिस और थर्ड होता है रैफिनोसाइटोसिस। ठीक है, तो पहला है फैगोसाइटोसिस, दूसरा है पिन्नोसाइटोसिस और लास्ट है रैफिनोसाइटोसिस। तो अब अपन बात करते हैं फैगोसाइटोसिस की। तो फैगोसाइटोसिस में क्या होता है? इनटेक ऑफ, यानी सेल के थ्रू जो इनटेक किया जाता है, इनटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। जब सॉलिड पार्टिकल्स सेल ले रही है तो उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन क्या नाम दे रहे हैं? फैगोसाइटोसिस। जब इनटेक ऑफ लिक्विड पार्टिकल का किया जाता है, इनटेक लिक्विड का ही बोलेंगे, यहाँ पार्टिकल नहीं बोल रहे अपन, इनटेक ऑफ लिक्विड, तो इस चीज को अपन एक नाम और देते हैं सेल ड्रिंकिंग। क्या कह रहे हैं? सेल ड्रिंकिंग, यानी सेल जो है वो ड्रिंक कर रही है, वो क्या कहला रहा है आपका? पिनोसाइटोसिस। एंड रैफिनोसाइटोसिस क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ substances from one cell to another cell। ओके, ट्रांसपोर्टेशन होना किसी भी सब्सटेंस का एक सेल से अनदर सेल, तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है किसकी? मेम्ब्रेन की। एंडोसाइटोसिस में क्या होगा? इंटेक ऑफ सब्सटेंस अपन यहाँ बोलेंगे। इंटेक अपन ने 3 तरह से देखे, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और रैफिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस इंटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल, पिनोसाइटोसिस इंटेक ऑफ लिक्विड, रैफिनोसाइटोसिस क्या हो जाएगा आपका? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ठीक है, ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब आते हैं अपन, एक और टर्म है एक्सोसाइटोसिस। अभी मैंने बोला तुम्हें एंडोसाइटोसिस, सॉरी, एंडोसाइटोसिस का मतलब तो हमने देखा था कि इनटेक ऑफ सब्सटेंस, और ये हो जाएगा आउटटेक ऑफ सब्सटेंस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ये तो हो गया इनटेक ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, और ये हो गया आउटटेक ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तो ये वाली क्या कहलाती है? प्रॉपर्टीज की एक्सोसाइटोसिस। अब आते हैं अपन इसके फंक्शन पे। तो फंक्शन में यदि अपन इसकी बात करें, एनिमल सेल की बात करें, तो एनिमल सेल में ये फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइड शेप ऑफ द सेल, शेप दे रही है सेल को, प्रोवाइड शेप ऑफ द सेल। ठीक है, फर्स्ट तो फंक्शन ये हो गया। सेकंड फंक्शन की बात करें तो क्या कर रही है? प्रोवाइड, क्योंकि सबसे बार यही रहती है, तो मैकेनिकल सपोर्ट करती है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द सेल, मैकेनिकल सपोर्ट कर रही है। ठीक है, थर्ड पे आते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है इसका फंक्शन? शेप दे दिया, मैकेनिकल सपोर्ट कर दिया, और मेन जो इसका फंक्शन होता है इसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, वन सेल टू अनदर सेल। तो ट्रांसपोर्टेशन मेनली किससे होता है? आप ये देखिए, फर्स्ट प्रोसेस अपन लेते हैं डिफ्यूजन। क्या होता है डिफ्यूजन? डिफ्यूजन होता है ट्रांसपोर्ट, या अपन यहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं लेते, टर्म मूवमेंट लेते हैं। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस from its high concentration to low concentration।
ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का उसकी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। स्टूडेंट्स ये चीज ध्यान रखना, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस मैं अभी आपको बताऊंगी। सिंपल, एक कमरे में हमने मोमबत्ती जला दी, पूरे कमरे में धुएं का फैलना क्या होता है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में किसी तरह की मेम्ब्रेन नहीं है। सेल मेम्ब्रेन में यदि कोई छोटे छोटे से पोर्स रह जाते हैं, उस जगह से क्या होता है? गैसेस का अंदर आना और बाहर जाना मेनली कौन सी प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन से होता है। अब यदि अपन बात कर रहे हैं सेकंड, तो सेकंड में टर्म तुम्हें बताऊंगी यहाँ पे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस from its high concentration to lower concentration, from its high concentration to lower concentration through सेल मेम्ब्रेन। That means ऑस्मोसिस में किसी भी मेम्ब्रेन का होना जरूरी होता है। मूवमेंट इसमें भी मैंने यही बताया, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, वो क्या कहला रहा है? ऑस्मोसिस कहलाता है। एक और चीज बोलूंगी स्टूडेंट्स की, यहाँ पे मैंने ये जो दो प्रोसेस बताई हैं, पहली प्रोसेस आपको बताई मैंने डिफ्यूजन, दूसरी बताई मैंने ऑस्मोसिस, इसमें किसी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये कौन सा ट्रांसपोर्ट कहलाता है? ये पैसिव ट्रांसपोर्ट कहला रहा है। इसको अपन क्या नाम देते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। कि इसमें किसी भी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसमें छोटे से पोर्स होते हैं, उसके थ्रू गैसीय एक्सचेंज जो होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। और क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में जो हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्टेशन या मूवमेंट हो रहा है, वो मूवमेंट जो है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, तो उसको अपन ने क्या नाम दिया? ऑस्मोसिस। उसमें भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वो जा रहा है, तो किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब आते हैं अपन एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा ध्यान रखना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें भी मैं आपको ऑस्मोसिस समझाऊंगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एनर्जी जब चाहिए तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू हायर। हाँ, ये चीज ध्यान रखना है, वहां मैंने बताया आपको हायर टू लोअर, पर लोअर टू हायर जब कोई काम करना पड़ता है तब किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी। तो हायर कंसंट्रेशन थ्रू यहाँ पे भी क्या आएगा? सेल मेम्ब्रेन, पर अपन क्या कहेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। एटीपी एनर्जी कंपाउंड होता है, तो ये ध्यान रखना। एक तो मैंने ऑस्मोसिस बताया, एक आता है आपका सोडियम पोटेशियम पंप। मैंने उस दिन आपको बताया था एक बात स्टूडेंट्स, कि मैंने ये बोली थी कि हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़नी है, उस ह्यूमन फिजियोलॉजी में मसल्स पढ़ेंगे, तब मैं ये पूरी प्रोसेस तुम्हें वहां समझाऊंगी, क्योंकि इस प्रोसेस में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो आज हमने सेल वॉल पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा। अब नेक्स्ट टाइम अपन क्या करेंगे? सेल ऑर्गेनल स्टार्ट करेंगे।